नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सीजीपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने 2011 और 2012 के क्वेश्चन पेपर को डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे सीजीपीएससी के 2013 के प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर को डिटेल से इसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप लोग सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आपको सीजीपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो इसमें हम लोग इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे। सीधे हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्न इमारतों तथा शासकों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ दिया हुआ है एक तरफ इमारतों के नाम और एक तरफ शासकों के नाम। तो आपको बताना है कि कौन सी इमारत किस शासक द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, 2013 का पहला क्वेश्चन ये जो है मैं सेट सी यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ठीक, सेट सी का ये क्वेश्चन पेपर है। तो देख लेते हैं। पहला दिया है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, इसके निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और ख़त्म किया था इल्तुतमिश। तो ऑप्शन में इल्तुतमिश दिया है तो आप इल्तुतमिश लगा लीजिएगा। तो पहला हो जाएगा 2। उसके बाद दिया है गोल गुंबद। गोल गुंबद जो कि बीजापुर में है, बीजापुर जो कर्नाटक में है ना, वहाँ पर। तो ये हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह ने इसको बनवाया था, जो कि बीजापुर के सुल्तान थे। और सर बुलंद दरवाज़ा की बात करें तो बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सीकरी में है और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर द्वारा इसको बनवाया गया था। तो ये हो जाएगा 4। मोती मस्जिद की बात करें जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, इसका निर्माण करवाया था मुगल बादशाह औरंगजेब ने। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। ठीक, 2 1 4 3 ये जो है आपका उत्तर होगा। 2 1 4 3। मुझे आपको पहले कूट दिखा देना था मेरे ख्याल से। ठीक है, मैं पहले अब आपको कूट दिखाऊंगा। 2 1 4 3 अर्थात जो डी है ये आपका उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित चित्रकारों में कौन सा चित्रकार आधुनिक चित्रकला के बंगाल स्कूल से संबंधित है। तो देखिएगा, बंगाल स्कूल जो आधुनिक चित्रकला के लिए बंगाल स्कूल की स्थापना की गई बंगाल में। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा चित्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, ये जो क्वेश्चन था विलोपित हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कूट दिया हुआ है ना, इसके कारण। देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नंदलाल घोष हैं, ये जो है बंगाल स्कूल, आधुनिक चित्रकला के बंगाल स्कूल से संबंधित हैं। बाकी जो रामानंद चटर्जी हैं ये राइटर वगैरह थे। ठीक, राजा रवि वर्मा भी एक चित्रकार थे, बट इनका संबंध जो है बंगाल स्कूल से नहीं था। ये उससे पहले के चित्रकार थे जो कि दक्षिण भारत के केरल से आते थे। ठीक, एम एफ हुसैन की बात करें, एम एफ हुसैन, तो ये आधुनिक चित्रकार थे। ठीक है, जिन्होंने बंगाल स्कूल की मान्यताओं के विपरीत जाकर के चित्रकारी की थी। ठीक, तो यहाँ पर नंदलाल घोष ही जो है चित्रकला के बंगाल स्कूल से संबंधित हैं, जबकि कूट में आप लोग देखिएगा इस टाइप का कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन जो है विलोपित हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन राज्यपाल का सदस्य निम्न में कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन लोकसभा का सदस्य होते हुए भी सॉरी माफ़ी चाहूँगा, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। मतलब कि ऐसा कौन सा सांसद है जो कि राज्यसभा का सदस्य होगा लेकिन वह लोकसभा की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है। ऑप्शन देखिए, पहला दिया है राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये जो है केवल और केवल राज्यसभा की बैठकों में ही भाग लेगा। दूसरा दिया है राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। तो ये भी जो है लोकसभा की कार्यवाही में नहीं जा सकते। उसके बाद दिया है, आंसर ये है, मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। राज्यसभा में सदन का नेता, ये भी नहीं जाएगा भाई। ठीक, तो यहाँ उत्तर क्या होगा आपका? मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। देखो, भारत का जो कैबिनेट है, देखो मंत्रिमंडल बनता है ना, कैबिनेट बनता है, तो उसमें विभिन्न मंत्री होते हैं और जो मंत्री होते हैं वो लोकसभा से भी होते हैं और
राज्यसभा से भी होते हैं। ठीक, अब जब लोकसभा की कार्यवाही होगी तो भाई वहां पर विभिन्न मंत्रियों से सवाल जवाब किया जाएगा। ठीक, तो जितने भी मंत्री हैं चाहे वो लोकसभा के हों या चाहे वो राज्यसभा के हों, तो वो कार्यवाही चाहे लोकसभा की हो चाहे राज्यसभा की हो, वो दोनों जगह बैठेंगे। मतलब कि जो मंत्री हैं, ठीक, जो मंत्री हैं अगर वो सदस्य हैं राज्यसभा के तो वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। वहीं कोई मंत्री जो कि लोकसभा का सदस्य है तो वो राज्यसभा की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो मंत्रीगण हैं, मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, वो दोनों सदनों के कार्यवाहियों में भाग लेंगे, क्योंकि भाई मंत्रियों से ही सवाल जवाब किया जाएगा ना। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा। अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि वोट देने का अधिकार इन्हें जो है ना अपने ही सदन में होगा। अगर कोई राज्यसभा का सदस्य मंत्री है तो वो लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता, वो राज्यसभा में ही करेगा। ऐसे ही सेम चीज जो है लोकसभा के सदस्य के लिए भी होगी। यदि कोई मंत्री है लोकसभा का सदस्य तो वो केवल लोकसभा में ही मताधिकार कर सकता है, राज्यसभा में नहीं। तो ध्यान रखेंगे मंत्रियों को जो है राज्यसभा या लोकसभा दोनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, चाहे वे उसके सदस्य हों या दूसरे सदन के सदस्य हों। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है। तो देखो विधायिका का दूसरा सदन जिस प्रकार केंद्र में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही राज्यों में भी दो सदनों की व्यवस्था की गई है। एक होता है विधानसभा जो अधिकतर राज्यों में है, दूसरा होता है विधान परिषद। विधान परिषद की वैसे तो उतनी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन भारत के कुछ राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है। तो ये राज्य कौन कौन से हैं भाई, देखो सबसे पहले तो आ जाएगा उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में भी जो है विधान परिषद का गठन किया गया है। इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी जो है विधान परिषद का गठन किया गया है। अर्थात 6 राज्यों में जो है विधान परिषद का गठन किया गया है। अगर कोई और नया राज्य इसमें जुड़ गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर तमिलनाडु आंसर होगा। तमिलनाडु में जो है राज्य विधायिका का दूसरा सदन नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो है राज्य विधायिका का दूसरा सदन नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री होता है। भाई भारत का प्रधानमंत्री किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पर जो CGPSC का आंसर मिला वो मुझे मिला नियुक्त। तो नियुक्त या मनोनीत, मैं इन दोनों में कंफ्यूज्ड हूँ। निर्वाचित नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है वो सांसद के रूप में निर्वाचित होता है। ठीक, और जो राष्ट्रपति हैं वे जो दल के जो प्रमुख नेता होंगे उनको जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है। कौन सा हार्मोन गैसीय स्थिति में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा इथाइलिन। इथाइलिन ये जो है गैसीय स्थिति में पाया जाता है, जो कि फलों को पकाने के काम में आता है। ठीक, जो फल वगैरह है, जो कच्चे फल होते हैं उनको पकाने में काम में लाया जाता है। ठीक है, तो इथाइलिन, इसी को एथिलीन भी बोला जाता है, एथिलीन। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, एथिलीन काफ़ी बार पूछा गया है। और मेरे ख्याल से CGPSC के किसी परीक्षा में ये भी पूछा गया है कि फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे एथिलीन, इथाइलिन। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है, मतलब यूरेनियम जब रेडियोधर्मी के रूप में विघटन हो जाता है तो उसका अंतिम उत्पाद क्या है, तो इसका आंसर होगा रेडियम। लेकिन CGPSC ने सीसा लिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सूरज से निकले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन सुरक्षा करता है। ठीक, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो सूरज से निकलने वाले विनाशकारी रेडिएशन से कौन हमें सुरक्षित करता है। जो रेडिएशन निकलता है ना, पराबैंगनी किरणें, तो इससे कौन रक्षा करता है, ओजोन की परत। लेकिन ये क्वेश्चन भी जो है विलोपित हो गया था। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन होता। अच्छा, ये ओजोन अभी वाला जो क्वेश्चन है ये विलोपित नहीं हुआ था, माफी चाहूंगा, ये विलोपित नहीं हुआ था, आंसर इसका सही है। ठीक है, ये विलोपित नहीं हुआ था, ये वाला क्वेश्चन विलोपित हुआ था। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला
हाँ, माफ़ी चाहूँगा। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तो हिमालय में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो किन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है ये आपको बताना था, ठीक। लेकिन क्वेश्चन जो है विलोपित हो गया था। तो देखिएगा, तापमान में गिरावट के कारण भी वनस्पति में परिवर्तन आता है, वर्षा में बदलाव के कारण भी, मिट्टी का अनुपजाऊ होना भी एक कारण है, तेज हवाएं भी जो है एक कारण बनता है। तो लगभग सभी कारण हैं, लेकिन यहाँ पर जो कूट में जो है ना चारों दिया हुआ नहीं है, 1 2 3 2 3 4, 1 3 4, 1 2 व 4, ये सब दिया हुआ है, जबकि सभी कारणों से जो है वनस्पतियों में परिवर्तन आता है। तो इसी कारण ये क्वेश्चन जो है विलोपित हो गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2009 में भारत ने स्वच्छ गंगा के लिए निम्न स्थापित किया गया। उस समय के लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन था, लेकिन इसको आपको जानना जरूरी है। तो देखिएगा, राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण, राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण, ये जो है स्थापित किया गया गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए वर्ष 2009 में। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में वर्ष 2011-12 में खाद्यान्नों का अनुमानित उत्पादन किया गया। तो ये क्वेश्चन भी जो है विलोपित हो गया था, ठीक है। लगभग 7-8 क्वेश्चन जो है विलोपित हुए थे 2013 प्रीलिम्स से। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किन फसल का जोत का क्षेत्र 1980-81 से 2011-2012 तक निरंतर गिर रहा था। तो किस फसल का जो है ये गिर रहा था ये आपको बताना है। तो ये जो है इसका जो आंसर है मेरे ख्याल से ये लिया गया था। वैसे ये उस समय के हिसाब से करंट का क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, उस समय जो है गेहूं, चावल और दाल इसमें शामिल थे, लेकिन आगे चल करके जो है इसमें मोटे अनाज, वाणिज्यिक फसलों को भी इसमें जो है शामिल किया गया खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत। इसमें जो है किसानों को उत्तम किस्म के बीज वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है, खाद वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है, कृषि की नई तकनीकों को इसमें सिखाया जाता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस योजना अवधि में प्रति व्यक्ति वृद्धि दर अधिकतम रही। तो पहले चलता था योजना, ठीक, पंचवर्षीय योजना। तो किस योजना काल में प्रति व्यक्ति वृद्धि दर सर्वाधिक रही ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा 11वीं योजना, ठीक। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहाँ से जुटाए जाते हैं। तो जो भी मतलब भारत में सार्वजनिक व्यय होता है वो कहाँ से पैसा जुटाया जाता है, ठीक। तो वर्तमान में भारत में जो विभिन्न योजनाएं संचालित हो रही है, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो दुनिया भर की योजनाएं हैं ना, तो उसमें पैसा कहाँ से जुटाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, वर्तमान प्राप्तियों से जो प्राप्त होता है उसी से जो है खर्च किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान निम्न सूबेदार नियुक्त हुए। ये जो क्वेश्चन था मेरे ख्याल से एज इट इज 3-4 बार जो है सीजीपीएससी ने पूछा था, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आ जाएंगे महिपत राव। सबसे पहले कौन आ जाएंगे? महिपत राव। मैं कूट आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहा कूट। अच्छा, यहाँ पर अ ब स द दिया हुआ है, ठीक है। अ ब स दिया हुआ है, इसको आप 1 2 3 मान के चलिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 इस टाइप से, ठीक। तो देखिएगा, सबसे पहले आ जाएंगे महिपत राव, तो इसको हम 3 पकड़ देते हैं, ठीक। महिपत राव, इनके बाद आ जाएंगे महिपत राव के बाद विट्ठल राव दिनकर, ठीक, दूसरे, ठीक। उसके बाद आ जाएंगे बीकाजी, सॉरी, ठीक, केशव गोविंद, केशव गोविंद। लास्ट में आएगा बीकाजी गोपाल, ठीक है, बीकाजी गोपाल, ये लास्ट में। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4, ये जो है आपका उत्तर होगा 3 2 1 4, ये, ठीक। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है 3-4 बार सीजीपीएससी में पूछा गया। आगे आने वाले वीडियो मतलब जो क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें भी ये देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ब्रिटिश अधिकारी ने
1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर स्थान एक मिनट क्या है, निम्न में से यहाँ किस होना था, मेरे ख्याल से निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की थी, ये पूरा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मेजर एगेन्यू। मेजर एगेन्यू ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की थी। ठीक है ना, रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जनवरी 1858 में रायपुर में हुए सिपाही विद्रोह के नेता कौन थे? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हनुमान सिंह जी जो है इसके नेता थे, जिन्होंने मेजर शिडवेल की हत्या कर दी थी। अगला है, असहयोग आंदोलन में दुर्ग के इन वकीलों ने वकालत का परित्याग किया। तो असहयोग आंदोलन के समय किन वकीलों ने जो है वकालत का वकालत का परित्याग किया था? असहयोग आंदोलन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और वो भी ठीक ठीक दुर्ग के किन वकीलों ने जो है वकालत का परित्याग किया था? तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा घनश्याम सिंह गुप्त, प्यारेलाल सिंह, रत्नाकर झा। देखो प्यारेलाल सिंह जी जो कि राजनांदगांव से थे, लेकिन ये दुर्ग में रह करके कार्य कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि राजनांदगांव रियासत थी, वहाँ भी काम करते थे, दुर्ग में भी, रायपुर में भी। ठीक, लेकिन बेसिकली उनको दुर्ग पकड़ेंगे। ठीक है, तो इन तीनों ने जो है यहाँ पर अपना क्या कहते हैं, वकालत से त्याग पत्र दिया। तो 2, 3, 4 ये आपका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, 2, 3, 4 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है, सही सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया है समय वर्ष, दूसरे तरफ दिया है छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह। मैं आपको कूट दिखाई देता हूँ। ठीक है, ये रहा आपके सामने कूट। अब इसका मिलान करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है विलोपित हो गया था। ठीक है ना, विलोपित हो गया था। तो देखते हैं, जून 1830 जून 1930 ये हुआ था गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। ठीक है, गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। उसके बाद जुलाई 1930 में हुआ था मोहबना जंगल सत्याग्रह। ठीक, उसके बाद है अगस्त 1930 रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। ठीक, उसके बाद आ जाएगा चौथा सितंबर 1930 ये तमोरा जंगल सत्याग्रह। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। ठीक, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। अब देखिएगा 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, जो कि कूट में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसी कारण से ये जो क्वेश्चन है विलोपित हो गया था, क्योंकि यहाँ पर जो है सही कूट नहीं दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2013 में आंध्र प्रदेश के खम्मन से कौन हार्डकोर नक्सल नेता पकड़ा गया? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको जो है ध्यान में रखना। अगर हाल फिलहाल में कोई इस तरह की घटना घटित हुई है तो उसे आपको ध्यान में रखना होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आदर्श गैस एजेंसी चंद्रखुरी में घोटाले का कौन आरोपी हाल ही में पकड़ा गया? तो देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। हालांकि थोड़ा सा जो है ये जो 2012, 13, 14, 15 के अगर हम CGPSC के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो थोड़ा इस तरह का क्वेश्चन था, लेकिन आगे चल करके धीरे धीरे CGPSC ने अपने प्रश्नों के स्तर में सुधार किया, और अभी के आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वो थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए आपको जो है पुराने क्वेश्चन पेपर को पढ़ना, उन्हें अध्ययन करना, उन्हें एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि किस तरह से धीरे धीरे CGPSC का क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, तो आप इस वीडियो श्रृंखला को कंटिन्यू देखिएगा तो आपको ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से CGPSC का क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जनवरी 2013 में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर चौड़ीकरण के लिए मकान और दुकानें तोड़ी गई थी? ठीक, तो इस तरह की चीज़ें भी पूछी गई थी। अगला है, बलौदा बाजार के पास किस स्थान में अंबुजा सीमेंट में 31 जनवरी 2013 को गंभीर हादसा हुआ?
ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ऐसी घटनाओं को आपको ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किस क्षेत्र में आयोग स्थापित करने की घोषणा की? तो भाई किस क्षेत्र में आयोग स्थापित करने की घोषणा की? करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर वर्तमान समय में इस तरह की कोई घटना घटित हुई है तो उसको आपको ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलिखित में किस स्थान पर नहीं है? तो देखिएगा, परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र, परमाणु ऊर्जा के लिए भारी जल संयंत्र की आवश्यकता होती है, तो वो किस स्थान पर नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि भाई नहीं है, सत्य है, असत्य है, इस टाइप से, ठीक, सही नहीं है, ठीक। तो देखिएगा, हाजिरा, उसके बाद थाल, तुतिकोरिन, मानगुरु, मानुगुरु, ठीक, इसको मणुगुरु भी कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जो है भारी जल संयंत्र देखने को मिलेगा, लेकिन कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है, कलपक्कम तमिलनाडु के कांचीपुरम में, यहाँ पर जो है भारी जल संयंत्र नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है जो कि 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता रखता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? ये क्वेश्चन आपके लिए जो है अभी, मतलब उस समय के लिए तो करंट का क्वेश्चन था, लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन जो है बन सकता है। तो ध्यान रखेंगे, गुड़गांव, जिसका वर्तमान नाम हो गया है गुरुग्राम, ठीक। तो यहाँ पर जो है भारत का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित था उस समय, अभी बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। देखो, इस तरह से जो समितियां गठित की जाती है, ये जो है बहुत पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये है सी रंगराजन समिति की अध्यक्षता में ये जो समिति गठित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, वर्ष 2012 में निम्न में से किस भारतीय फसल का मूल्य विश्व बाजार में सर्वाधिक बढ़ा है? तो भाई ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, तो आपको वर्तमान का ध्यान रखना है कि भारतीय फसल का मूल्य विश्व बाजार में सर्वाधिक बढ़ा है, कौन से फसल का? तो ये आपको वर्तमान का ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन, ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, अप्रैल 2013 में प्रारंभ हुई IPL 6 T20 टूर्नामेंट में कितनी टीमों ने भाग लिया? तो भाई इस तरह की चीजें भी आपको देखनी होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ में विकास खंड मुख्यालय नहीं है? तो भाई इसका आंसर मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, इसका आंसर वैसे है रायपुर, ठीक, ध्यान रखेंगे। आप इसके बारे में बताइएगा मुझे। और अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बोरई औद्योगिक क्षेत्र है? तो जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसका एक तो सबसे आसान क्वेश्चन होता है कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र किस उद्योग के लिए विशेषकर जाना जाता है, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र मध्यम औद्योगिक क्षेत्र है, वृहद औद्योगिक क्षेत्र है, एकीकृत अधोसंरचना है, इस टाइप से जो है अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बना के पूछा जाता है उद्योगों से रिलेटेड, ठीक। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा दुर्ग, ठीक, बोरई औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? दुर्ग में है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है? काफी आसान क्वेश्चन है, तो ये रायगढ़ में देखने को मिलता है जूट उद्योग। अगला क्वेश्चन है, रायपुर जिले में निम्न स्थानों पर सीमेंट कारखाने हैं। तो भाई रायपुर जिले में कहाँ कहाँ सीमेंट कारखाने हैं ये आपको बताना है। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन भी हो गया था विलोपित। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया है कि भाई कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको विलोपित का मतलब पता ना हो, ठीक है, मुझे मेरे ख्याल से शुरू में ही बता देना चाहिए था कि विलोपित होता क्या है। तो देखिए बच्चों, जब भी किसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन गलत तरीके से पूछा गया है या फिर ऑप्शन गलत दिया हुआ हो, ठीक, ऑप्शन में कोई मिस्टेक हो, तो ऐसी स्थिति में आप जो उत्तर चयन करेंगे तो वो उत्तर गलत हो सकता है ना, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इसका आंसर तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक, या फिर इसमें से कोई नहीं हो सकता, लेकिन ऑप्शन ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। तो ऐसी दशा में आप जो है उस पर आपत्ति लगा सकते हैं, एग्जाम के समय में नहीं, वो एग्जाम के बाद एक प्रक्रिया होती है जिसके बाद जो है CGPSC ऐसे प्रश्नों की जांच करवाता है
और जब उसमें सही पाया जाता है कि हाँ इसमें गलती हुई है तो वैसे प्रश्नों को विलोपित कर दिया जाता है और इसके अंक आपको प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो विलोपित इसको कहते हैं। तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं कि भाई क्यों विलोपित हुआ था। तो देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि रायपुर जिले में निम्न स्थानों पर सीमेंट कारखाने हैं। तो रायपुर जिले में कहाँ कहाँ सीमेंट कारखाने हैं ये बोल रहा है। तो देखिएगा जो हिरमी है, हिरमी ये कहाँ पर है, बलौदा बाजार में, इसको मैं बीबी कर देता हूँ। ठीक, बैकुंठ कहाँ पर है भाई, तो बैकुंठ है रायपुर में। ठीक है, बैकुंठ कहाँ पर है, रायपुर में। जामुल कहाँ पर है, दुर्ग में। ठीक, उसके बाद तिल्दा ये भी मेरे ख्याल से रायपुर में है। ठीक, तो यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है, रायपुर या बलौदा बाजार में होगा तिल्दा। ठीक, तो यहाँ प्रश्न क्या बोल रहा है, रायपुर जिले में निम्न स्थानों पर सीमेंट कारखाने हैं। तो यहाँ पर भाई एक ही हो रहा है ना, बैकुंठ। ठीक, या फिर अगर मेरे हिसाब से, जैसे मैं खुद कंफ्यूज हूँ, तो द भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, 2 और 4 दिया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से तिल्दा जो है बलौदा बाजार में ही होगा। ठीक, तो इसी कारण से ये जो क्वेश्चन है विलोपित हो गया था। ठीक, बैकुंठ ही रायपुर में है, बाकी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में रेशम उद्योग नहीं है। किस जिले में रेशम उद्योग नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिएगा बस्तर में देखने को मिलता है, रायगढ़ में, जांजगीर चांपा में, बिलासपुर में भी, लेकिन कवर्धा में रेशम उद्योग नहीं है। अगला है छत्तीसगढ़ के, अच्छा कवर्धा में अभी अगर रेशम उद्योग स्थापित हो गया होगा तो इसको आपको थोड़ा सा चेकआउट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। तो भाई किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, तो देखिएगा इसका जो उत्तर लिया गया था, ये लिया गया था सरगुजा। आप लोग अभी 33 जिलों के आधार पर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा सीजीपीएससी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सरल होते हैं, 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। वहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको काफ़ी टफ लग सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जंगली भैंसा है। अगला है, देश के कोयले का लगभग कितना प्रतिशत भंडार छत्तीसगढ़ में है। तो देश के कोयले का कितना प्रतिशत भंडार छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है भाई, तो ये लगभग लगभग 18% के आसपास जो है देखने को मिलता है। वो 17 दशमलव कुछ पॉइंट में आता है, यहाँ राउंड फिगर दिया हुआ है 18। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। अगर आपने पूरा पढ़ा है 17 दशमलव इतना 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 भंडारित है, यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं है भाई, विलोपित होगा। लेकिन यहाँ क्या किया है, ये राउंड फिगर करके पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में टीन की खदानें हैं। टीन की खदानें कहाँ देखने को मिलेगा भाई छत्तीसगढ़ में, तो देखिएगा ये देखने को मिलेगा न तो सरगुजा में, न धमतरी में, न बिलासपुर में, न कोरबा में। ये देखने को मिलेगा दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा जहाँ से लौह अयस्क की भी प्राप्ति होती है। ठीक, लेकिन वर्तमान समय में आंसर बदल जाएगा। ठीक है ना, हालांकि उस समय सुकमा जिला बन गया था। ठीक है, तो सुकमा जिला में भी जो है टीन की काफ़ी सारी भंडार पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के लौह अयस्क भंडार का लगभग कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। तो देश के लौह अयस्क भंडार कितना लोहा छत्तीसगढ़ में है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18.5%। देश में जितना लोहा है उसका 28.5% लोहा जो है ये हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सितार वादक हैं। तो भाई छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सितार वादक कौन है, तो विमलेंदु मुखर्जी और बुधादित्य मुखर्जी, ये जो है प्रसिद्ध सितार वादक हैं हमारे छत्तीसगढ़ के। ठीक, निम्न अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ी साहित्यकार एवं उनके उपन्यास सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो सीजीपीएससी ने जो आंसर लिया मैं वही आपको बताऊंगा। ठीक है ना, और बाकी आप लोग जो है जितने भी साहित्य हैं, साहित्यकार हैं, उनको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा साहित्य और साहित्यकारों से रिलेटेड। इस पर मैंने जो है एमसीक्यू भी बनाया हुआ है, लगभग लगभग मेरे ख्याल से 100-200 क्वेश्चन इस पर करवाया है मैंने और उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी में पूछा गया। चलिए देखते हैं। शिवशंकर शुक्ल, मोंगरा, ठीक है ये, लखनलाल गुप्त, चंदा अमृत बरसाई, ठीक,
केयूरभूषण फुटहाकरण करम, कृष्ण कुमार शर्मा कुल के मर्यादा, हृदय सिंह चौहान भोजली गलत है। भोजली के राइटर कौन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है ये बताना था ना, तो ई जो है आपका गलत है, तो वही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है परेशान करना के लिए छत्तीसगढ़ में कौन सा मुहावरा है। परेशान करना, किसी को आप परेशान कर रहे हैं तो उसके लिए छत्तीसगढ़ी में क्या मुहावरा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या मुहावरा होगा भाई, ध्यान से आप लोग बताने की भी कोशिश करिएगा। तो देखिएगा इसका आंसर होगा छाती छोलना। क्या होगा, छाती छोलना। काबर छाती छोलता है ऐसे बोलते हैं ना, ठीक। अगला है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जनसंख्या किस आदिवासी समूह की है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, सीजी व्यापम में भी और मेरे ख्याल से सीजी पीएससी की अलग अलग परीक्षाओं में इसे पूछा गया है। आंसर है गोंड जनजाति, ठीक है। गोंड जनजाति जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, ठीक। आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है कहाँ पर, तो इसका आंसर लिया गया दंतेवाड़ा। आप लोग 33 जिलों के आधार पर इसको करेंगे। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग का जिला स्तर का कोई अधिकारी नहीं होता है। तो देखिएगा महिला एवं बाल विकास अधिकारी भी होगा, लोक निर्माण विभाग भी होगा, स्कूल शिक्षा विभाग भी होगा, गृह विभाग भी होगा, लेकिन जो संस्कृति विभाग है जो पीएससी ने आंसर लिया है, ठीक, तो संस्कृति विभाग यहाँ जो है देखने को नहीं मिलेगा। गृह विभाग का मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्ष 2012 में गठित जिलों में से नहीं है। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, जिलों से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बेमेतरा बना था भाई, बलौदाबाजार भाटापारा भी बना था, गरियाबंद भी बना था, मुंगेली नहीं बना था। धमतरी जो है वर्ष 1998 में गठित हुआ था, अर्थात लगभग 14 साल पहले। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के विकास खंड पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का नाम था। छत्तीसगढ़ के विकासखंड पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का नाम आपको बताना है, ठीक। तो इसके अध्यक्ष थे श्री सुयोग्य कुमार मिश्र, ठीक है, सुयोग्य कुमार मिश्र। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ में, अरे थोड़ा सा ये जो गड़बड़ हो गया, चलिए पढ़ने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों की सूची निम्नलिखित में से किस में है। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये। तो प्रश्न ये है कि छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों की सूची कहाँ पर दी हुई है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ की जनजातियों की सूची कहाँ पर मिलती है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में जो है छत्तीसगढ़ की जनजातियों की सूची दी गई है, ठीक। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री शेखर दत्त किस सेवा से सेवानिवृत्त व्यक्ति थे। तो अभी के जो राज्यपाल हैं उनका नाम आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा। तो शेखर दत्त किस उस समय हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल थे, तो ये किस विभाग से सेवानिवृत्त थे, ठीक, किस सेवा से सेवानिवृत्त थे ये आपको बताना है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है इंद्रावती की सहायक नदियां हैं। इंद्रावती की सहायक नदी आपको बताना है। तो देखिएगा इस तरह से नदी, उसकी सहायक नदियां, ये तमाम चीज़ें पूछी जाती है। मैंने अपने चैनल पर इन सभी विषयों पर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा, ठीक। अगर अभी तक आपने उस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो, अगर पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिएगा पहला हम देखते हैं बोर्डिंग नारंगी, बोर्डिंग नदी है, नारंगी भी है, नारंगी नदी, कोठरी भी है, गुडरा भी है। मेरे ख्याल से यही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं, तो आंसर यही होगा, ठीक। सबरी ये जो है गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है ना। उसके बाद मालेंगर नदी भी मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से सबरी नदी की सहायक नदी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और साथ देखिए कांगेर नदी जो है सबरी की सहायक नदी है।
और सबरी फिर गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक, यहाँ पर भी सबरी दिया हुआ है जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, यहाँ पर भी सबरी दिया हुआ है जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। अर्थात आपका उत्तर क्या होगा? अ। बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी और गुडरा, ये जो है इंद्रावती नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा क्षेत्र जो है कम वर्षा प्राप्त करता है? तो ध्यान रखेंगे मैकल रेंज, ये जो है कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन दिया है, हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक छत्तीसगढ़ के कौन से कवि थे? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, मुकुटधर पांडे। ठीक, इन्होंने जो है, इनको जो है छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, विनोद कुमार शुक्ल ने निम्नलिखित उपन्यास लिखे हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी, तो ये उनके उपन्यास नौकर की कमीज, काला जल, दीवार में एक खिड़की, खिलेगा तो देखेंगे। ठीक है, ये रहा आपके सामने ऑप्शन। ठीक, कूट। तो आप लोग जो है इसको आंसर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा नौकर की कमीज। ये विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा लिखी गई एक बहुचर्चित उपन्यास थी। उसके बाद दीवार में एक खिड़की, खिलेगा तो देखेंगे, ये इनकी उपन्यास है। काला जल का लेखक कौन है? आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4, 1, 3, 4। ये द जो है आपका उत्तर होगा 1, 3, 4। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किस स्थान में संगीत विश्वविद्यालय स्थापित है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय, जो कि वर्ष 1956 में खैरागढ़ की महाराजा और महारानी द्वारा स्थापित किया गया था। अपनी पुत्री इंदिरा के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में साल वन है? तो साल वन कितने प्रतिशत क्षेत्र में विस्तारित है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा लगभग लगभग 40%। यहाँ पर राउंड फिगर में आंसर दिया है ना, आपको वैसे पूरा पॉइंट याद रखना है। ठीक है, जितना पॉइंट वगैरह दिया हुआ होगा 40 दशमलव इतना इतना। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में सागौन वन है? तो सागौन वन का प्रतिशत कितना है भाई? तो इसका प्रतिशत आपको देखने को मिलेगा 9%। छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पन्न होता है? तो छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पन्न होता है? तो इसका जो आंसर लिया गया है 20%। ठीक, 20%। हो सकता है अभी जो है डाटा बदल गया होगा, थोड़ा सा ज़्यादा उत्पादन बढ़ गया होगा, तो इसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, मैं भी आपको अपडेट जरूर करूंगा इन सभी चीज़ों को। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो भाई किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र उस समय के हिसाब से? तो ये जांजगीर चांपा आंसर लिया गया था। ठीक है, आप लोग अभी 33 जिलों के आधार पर इसको पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बांस की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो भाई लाठी बांस, ये जो है छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पाई जाती है, लाठी बांस। बाकी कटंगी बांस ये सब भी जो है मिलता है। ठीक, लाठी बांस जो है सबसे ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के संविधान निर्माण सभा में छत्तीसगढ़ के निम्न व्यक्ति ब्रिटिश क्षेत्रों से निर्वाचित हुए थे। ठीक है, भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। तो इस संविधान सभा में छत्तीसगढ़ के कौन कौन निर्वाचित हुए थे? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कूट एक बार देख लीजिएगा। ठीक, अब आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल जी निर्वाचित हुए, ठाकुर छेदीलाल जी निर्वाचित हुए और घनश्याम सिंह गुप्त जी निर्वाचित हुए थे। ठीक, जो ई राघवेंद्र राव जी हैं ये निर्वाचित नहीं हुए थे, क्योंकि इनकी जो है कुछ साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो उस समय भी जीवित ही नहीं थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4। यहाँ पर अ ब स द दिया हुआ है। ठीक है ना, 1, 3, 4 ये आपका उत्तर हो जाएगा द। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जिला दिया है, दूसरी तरफ दिया है जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे चीजों को भी ध्यान में रखना होगा। कबीरधाम का है 40.66%। ठीक, उसके बाद रायपुर की बात करें
तो 34.65%। उसके बाद बीजापुर की बात करें तो 8.78%, बिलासपुर की बात करें तो 33.21%। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये द जो है आपका उत्तर होगा 3 4 2 1। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या 2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ कार्यशील जनसंख्या में से कृषकों का प्रतिशत है? क्या दिया है? जनसंख्या 2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषकों का प्रतिशत। अच्छा, कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषकों का प्रतिशत आपको बताना है, तो भाई ये 2011 के लिए भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर है 44.54%। ठीक, 44.54%। जितनी कार्यशील जनसंख्या है छत्तीसगढ़ की 2001 की जनगणना के अनुसार, तो उसमें जो है 44.54% कृषक हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कबीरधाम जिले में किस खनिज के उत्पादन की संभावना है? तो भाई इसको ध्यान रखना है, लौह अयस्क के वहां पर जो है भंडार प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2010-11 में छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित फसलों का क्षेत्रफल घटते क्रम में है। निम्नलिखित फसलों का क्षेत्रफल घटते क्रम में है, तो ये विलोपित हो गया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है, तो आपको जो है चीजों को इस तरह से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण है हमारे भारत में प्राचीन समय में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, ठीक है ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंगेज खान के नेतृत्व में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में किसके समय में आक्रमण किया था? ठीक, चंगेज खान के नेतृत्व में जब मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, किसका शासन था? इल्तुतमिश, ठीक है, गुलाम वंश के शासक थे इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हरा करके बने थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, किनको उन्होंने हराया था? तो पट्टाभी सीतारमैया, ध्यान रखेंगे, पट्टाभी सीतारमैया को इन्होंने हरा करके कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न जोड़ियों को सुमेलित करें गांधी जी के संबंध में। तो गांधी जी के संबंध में कुछ तथ्य दिए हुए हैं, देख लेते हैं। पहला है, गांधी जी को एरवदा अरे थोड़ा सा यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया है मेरे टाइपिस्ट से, मुझे इसे चेक करना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला कथन, अगर मैं कथन आपको बता रहा हूँ, आप लोग सुनते जाइएगा और उसके बाद जो है आंसर करने की कोशिश करिएगा। गांधी जी को यरवदा जेल ले जाया गया। गांधी जी को यरवदा जेल ले जाया गया। पहला कथन क्या है? गांधी जी को यरवदा जेल ले जाया गया। क्यों ले जाया गया भाई? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गिरफ्तार करके इनको जो है यरवदा जेल ले जाया गया, जो कि पुणे में है। यरवदा जेल कहाँ है? पुणे में। उसके बाद अगला है, गांधी जी ने आमरण अनशन किया। गांधी जी ने आमरण अनशन किया, भूख हड़ताल कब किया भाई? तो सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध, विरुद्ध इधर आ गया है, ठीक है ना, सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। क्या है कि ये जो टाइप किया हुआ है लैपटॉप में किया हुआ है, और इसको जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये टैबलेट में कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा जो है ना सेटिंग इधर उधर हो जा रहा है, इस कारण ये दिक्कतें आ रही है। ठीक, इसको जो है सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा, फॉन्ट को थोड़ा छोटा रखूंगा। ठीक, तो गांधी जी ने आमरण अनशन किया कब? तो सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध, जब दलितों को भी पृथक सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जा रहा था उस टाइम पे। अगला है, कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए। कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए, तो ये जो है दिल्ली समझौते का अनुमोदन किया तब। देखो दिल्ली समझौता क्या था? तो गांधी इरविन समझौता। उसके बाद जब ये पंजाब जाते हैं,
कराची, तो वहाँ इनको काले झंडे दिखाए गए। अगला है, उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। यह पराजय, उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। ये गांधी जी ने कहा था कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। तो ये क्या था भाई? तो ये था 1939 का कांग्रेस संकट। अभी जो पीछे हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा ना कि सुभाष चंद्र बोस ने किन्हें पराजित करके कांग्रेस का अध्यक्ष बने, तो जो पट्टाभी सीतारमैया थे वे गांधी जी उनका समर्थन कर रहे थे। पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी समर्थन कर रहे थे और उनके विरुद्ध थे सुभाष चंद्र बोस, और गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो यहाँ पर पट्टाभी सीतारमैया की हार होती है और यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया की पराजय मेरी अधिक है, ये उन्होंने कहा था। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। 2 4 1 3, 2 4 1 3, ये आपका जो है उत्तर होगा 2 4 1 3। तो देखते हैं कूट में 2 4 1 3, ये रहा। ठीक है, 2 4 1 3। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता जो कि प्रसिद्ध अरब विद्वान एवं यात्री थे, किसके शासनकाल में भारत आए? तो ये आया हुआ था भाई मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा स्थित है। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है भाई? लिपुलेख दर्रा, तो ये स्थित है उत्तराखंड में, अर्थात उत्तरांचल। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है। भारत में जिप्सम कहाँ मिलता है प्रमुख रूप से? तो ये मिलेगा राजस्थान में। ठीक है, छत्तीसगढ़ मत लगाना। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है भाई? तो इसका आंसर होगा PSL। PSL डी, द इसका जो है उत्तर होगा PSL। आगे बढ़ते हैं, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इंदिरा सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है, इंदिरा सागर बांध। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो भाई जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किसका है जनगणना 2011 के अनुसार? तो बिहार का जनगणना जो जनसंख्या घनत्व है ये सबसे अधिक है। अगला दिया है, 2008 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो भाई ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पेपर 2013 का है और 5 साल पुराने मुख्य न्यायाधीश को पूछा गया, तो आपको जो है इस तरह से भी तैयार रहना है। ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2012 का मिनी माता सम्मान किसे दिया गया? तो मिनी माता सम्मान तो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जितने भी सम्मान पुरस्कार दिया गया, इसके अलावा पद्मश्री किन किन लोगों को मिला, तो ये सारा चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना होगा। इनसे जो है प्रश्न पूछा जाता है, ये उस समय पूछा गया था। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन जो है आपको अभी भी देखने को मिल जाएगा, बस उसमें डाटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भिलाई के पास जन शताब्दी एक्सप्रेस से फरार गैंगस्टर जो 20 मार्च 2013 को धनबाद से गिरफ्तार हुआ कौन है? तो भाई इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे, देख लेंगे आप लोग इस तरह की चीजें। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कौन सी महिला सांसद भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी? मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है सरोज पांडे होना चाहिए। ठीक, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय, और अभी आपको जो है देखना होगा, अभी वर्तमान समय में इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है ना कि छत्तीसगढ़ की कौन सी महिला किसकी अध्यक्ष बनी, किस विभाग की, किस संगठन की। ठीक, अगला है, अप्रैल 2013 में छत्तीसगढ़ के किस सीमेंट संयंत्र में आगजनी हुई? तो ये उस समय किसी सीमेंट संयंत्र में दुर्घटना घटित हुई थी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान है। मनुष्य के शरीर के रक्त का, खून का पीएच मान कितना है? तो 7.4, 7.4। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है, इस तरफ मैंने आपको कूट दिखा दिया। ठीक, कूट देख लीजिए, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। तो देखिए, प्रकंद, तो प्रकंद क्या होता है? प्रकंद अगर आपको समझ में ना आए तो आप लोग जो है इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। ठीक है ना, हालांकि इंग्लिश वर्जन मैंने आपके लिए नहीं तैयार किया है, लेकिन अगर
क्वेश्चन पेपर में जब भी कुछ ऐसा थोड़ा सा डाउट होता है तो आप लोग इंग्लिश वर्जन भी जरूर देखिएगा, ठीक। तो प्रकंद अदरक, इसका क्या हो जाएगा अदरक। स्तंभ आलू, ठीक, स्तंभ क्या होगा आलू। उसके बाद सल्क कंद, ये लहसुन सल्क कंद होता है। घन कंद ये होता है जिमी कंद, ठीक। तो आपका उत्तर क्या हो रहा है 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है। तो मांसपेशियों में किस अम्ल के, किस एसिड के एकत्रित होने से थकावट महसूस होती है। तो ये है लैक्टिक एसिड, ठीक, लैक्टिक एसिड, इसके एकत्रित होने से जो है थकावट महसूस होती है। अगला है मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। तो मानव के मस्तिष्क में स्मरण याद रखने की क्षमता सेरिब्रम में होती है, ठीक, सेरिब्रम। अगला है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत लगाई जाती है। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से तो सिलिकॉन हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो है विलोपित हो गया था, ठीक है ना। लगभग लगभग 7 से 8 क्वेश्चन विलोपित हुए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी जो है विलोपित हो गया था। अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है। तो भारत के महान्यायवादी को किस प्रकार नियुक्त किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा इनको जो है नियुक्त किया जाता है। भारत के महान्यायवादी से प्रश्न काफी सारे पूछे जाते हैं। ये लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि किस आधार पर किसी नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो पहला देखिएगा, भारत की संप्रभुता के विरुद्ध अगर वो कुछ बोलता है तो उसके विचार अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था, जो भी मतलब हमारी जो प्रशासनिक लोक व्यवस्था है उसके विरुद्ध अगर वो कुछ बोलता है, ठीक, या उसके विरुद्ध कुछ गलत विचार रखता है तो उसकी भी जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायपालिका का अगर अपमान करे तो उसके लिए भी जो है उसको किया जा सकता है, प्रतिबंध किया जा सकता है। अवांछनीय आलोचना मतलब किसी को ऐसे कुछ बोल दे, ठीक है, तो उसके लिए उसकी विचार व अभिव्यक्ति को प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। ठीक है, अगर किसी को भारत की नागरिकता लेनी है तो ये लगभग लगभग 5 वर्ष इसको बिताने होंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है। तो भारत नागरिकता का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है यह आपको बताना है। तो इसका आंसर जो लिया गया है वो है केंद्रीय सरकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। तो इसका आंसर आपको लगाना है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी जी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के आयात में सर्वाधिक अंश निम्न में से किस वस्तु श्रेणी का है। तो कौन सी चीज हम लोग जो है सर्वाधिक आयात कर रहे हैं। तो पेट्रोलियम पदार्थ, ठीक, आज भी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो भारत में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला जो उद्योग है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री अर्थात वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, मुद्रा का मूल्य गिरता है, दोनों चीज होगा। तो उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त अ और ब, ठीक। मूल्य बढ़ता है, वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा, ठीक है, मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा। जैसे मान लो आप लोग 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल खरीद रहे थे, ठीक। अब पेट्रोल का दाम कितना हो जाएगा 110 रुपए। तो मुद्रास्फीति हुई, मूल्य बढ़ा, 110 रुपए हुआ।
लेकिन अब यहाँ मुद्रा का मूल्य गिर गया ना। पहले जहां आपको 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल मिलता था, क्या अब वो 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, लगभग लगभग 900 ml के आसपास मिलेगा। ठीक, तो यहाँ मुद्रा का मूल्य गिर गया, तो आंसर होगा अ और ब। अगला है निम्न को सुमेलित करना है, आविष्कारक एवं आविष्कार। तो ये रहा आपके सामने भाई प्रश्न, और इधर रहा आपके सामने कूट। ठीक, तो इसको आप लोग जो है 1 2 3 मान के चलेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक। तो देखिएगा, जॉन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक थे। जॉन गुटेनबर्ग। W.K. रोएंटजन रोएंटजन ठीक, रोएंटजन ठीक, एक्सरे। माइकल फेराडे, इन्होंने डायनामो का आविष्कार किया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक, 2 3 4 1, ये आपका उत्तर होगा। 2 3 4 1, 2 3 4 1, ये जो है आपका उत्तर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। जो CGPSC ने आंसर लिया है वो आपको मैं बताता हूँ, 15 सेंटीमीटर। और ऐसे ही देखने पे पता चल रहा है 25 सेंटीमीटर आसपास। ठीक, देख लीजिएगा आप लोग इसको। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो भाई हैदराबाद के निजाम ने जो है सबसे पहले सहायक संधि की नीति को स्वीकार किया था। अगला है, जैन धर्म प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? तो इसका आंसर होगा ऋषभ देव। ठीक, ऋषभ देव जी जो हैं प्रथम तीर्थंकर हुए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये रहा आपके सामने कूट। तो देखिएगा, चंद्रगुप्त ये जैन धर्म के अनुयायी थे। अशोक जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंदुसार जो है ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। दशरथ ये भी जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ब और द, अर्थात 2 और 4। तो द आपका उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य हैं? किस दर्शन में कहा गया है कि वेद ही जो हैं शाश्वत सत्य हैं? तो इसका आंसर है वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, निम्न व्यक्तियों को जीवन के अंत प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए। मतलब यहाँ पर क्रांतिकारियों के नाम दिया हुआ है, निम्न क्रांतिकारियों, मतलब इन क्रांतिकारियों की मृत्यु किस प्रकार हुई, ये किस प्रकार से शहीद हुई है, ये आपको बताना है, सुमेलित करना है। तो ये आपके सामने कूट। ठीक, चलिए करते हैं। जतिन दास की बात करें तो ये भूख हड़ताल, भगत सिंह जी ने जेल में भूख हड़ताल किया था ना, तो लगभग 64 दिन में, 64 दिन के बाद, मतलब इन्होंने 64 दिन तक भूख हड़ताल किया, और जतिन दास जी की जो है 64वें दिन मृत्यु हो गई। ठीक, तो भूख हड़ताल से मृत्यु हुई, शहीद हो गए जतिन दास जी। चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो ये जो है पुलिस मुठभेड़ के दौरान वीर गति को प्राप्त हुई। भगत सिंह की बात करें तो इन्हें जो है मृत्यु दंड दिया गया था, अर्थात फांसी की सजा। कल्पना दत्त की बात करें तो इनको जो है आजीवन कारावास में इनकी मृत्यु हुई। तो उत्तर क्या होगा? 2 3 4 1। ठीक, 2 3 4 1, ये ब। ठीक, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद आगे हम लोग CGPSC के अन्य प्रश्न पत्रों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, इसी उम्मीद में वीडियो को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।